मैं विक्रम कुमार नटवाड़िया। आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। हमारा जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने देखा था कि आवर्तबीजी जो पादप हैं उनमें अलैंगिक जनन की विधियां, और हमने ये भी देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि जो अलैंगिक जनन की मुख्य रूप से दो विधियां हैं, एक तो अनिषेक बीजता और दूसरा कायक प्रवर्धन। अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें अर्धसूत्रण की क्रिया नहीं होती है या निषेचन की क्रिया नहीं होती है या युग्मकों का संलयन नहीं होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग था इसका अनिषेक बीजता, दूसरा भाग था कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता, कुछ पौधों के अंदर बिना निषेचन के ही बीजों के बनने की जो क्रिया होती है उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन दूसरा भाग है। पौधों के जो कायिक भाग होते हैं जैसे कि जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पादपों का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन इसे भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कायिक प्रवर्धन, इसका पहला भाग है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा भाग है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। हमने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तक के जो विभाग थे सभी विभागों को हमने पढ़ा था। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन, और पादप की जो जन्नांग है, पुष्प कलिकाएं हैं या पत्र प्रकलिकाएं हैं, उनके द्वारा कायिक प्रवर्धन। आज हम इस वीडियो में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के जो प्रकार है, भाग हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाता है, कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है वह मनुष्य के द्वारा की जाती है। मनुष्य जो पौधों के कायिक भाग हैं जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है, उनके द्वारा नए पादपों का निर्माण करता है तो इसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के सभी भागों का अध्ययन करेंगे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका कर्तन, कर्तन का मतलब काटना। दूसरा भाग है दाब लगाना। तीसरा भाग है रोपण। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। सबसे पहले देखते हैं हम कर्तन। पौधों के जो कायिक भाग हैं जैसे कि तना है, मूल है, उनको मनुष्य काट करके और दूसरे स्थान पर भूमि में लगा देता है। वहां पर वो जो भाग हैं जैसे कि तना है या जड़ है वो नए पादपों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो जैसे कि अब जो कर्तन है इसको भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कर्तन का,
स्तंभ कर्तन, स्तंभ कर्तन या तना कर्तन। स्तंभ कर्तन, इस विधि में क्या किया जाता है कि जो पौधों के तने हैं उनको काट लिया जाता है और दूसरी जगह भूमि के अंदर लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद हम उनको पानी देते रहते हैं, फिर देखते हैं तो वो जो कटे हुए भाग हैं जहाँ पर हमने उनको दूसरी जगह लगाया तने को, वो एक नए पादप में विकसित हो जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है गुलाब, गन्ना, अंगूर, बोगेनविलिया आदि। यदि हम जैसे गुलाब है, गन्ना है, अंगूर है, इनके तने को काटकर हम दूसरे स्थान पर लगा देते हैं और भूमि के अंदर नमी की मात्रा बनाए रखते हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर जो कटे हुए भाग है तने के, उनसे एक नया पादप विकसित हो जाता है। दूसरा भाग है कर्तन का मूल कर्तन। इस विधि के अंदर जो पौधों की मूल हैं, जड़ें हैं, उनको काट करके और दूसरे स्थान पर जहां पर नम भूमि होती है वहां पर ऊर्ध्व स्थिति में लगा दिया जाता है, जिससे जो हमने जहां पर मूल लगाई वो एक नए पादप के अंदर विकसित हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि सेब है, नींबू है, चेरी है आदि। स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन दोनों ही कर्तन के भाग हो गए। स्तंभ को काट कर दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो स्तंभ कर्तन, और मूल को काट करके दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो वो मूल कर्तन कहलाएगा। अब हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दूसरी विधि है दाब लगाना। अब जो ये दाब लगाना है, हम इसके अंदर जो पौधों के कुछ भाग हैं जैसे कि उनकी शाखाएं हैं या कोई तने वाला भाग है जहां से कोई पर्व संधि निकल रही है, तो उन भागों के अंदर दाब लगाएंगे। दाब लगाना इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है टीला दाब और दूसरा है वायु दाब। दाब लगाना इसके मुख्य रूप से दो भाग हो गए। फर्स्ट भाग है इसका टीला दाब, दूसरा भाग है इसका वायु दाब या गुट्टी लगाना। वायु दाब या गुट्टी लगाना। सबसे पहले देखते हैं हम टीला दाब। जो टीला दाब वाली विधि है वह उन पौधों में अपनाई जाती है जिन पौधों की शाखाएं भूमि से कुछ ऊपर होती हैं या भूमि के पास होती हैं, जैसे कि नींबू है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है। इनके अंदर टीला दाब विधि अपनाई जाती है। टीला दाब इस विधि में हम क्या करते हैं कि जैसे कि पौधों की शाखाएं इस विधि में हमें पौधे की जो शाखा भूमि के पास होती है, सबसे नीचे होती है, उसे झुका लेते हैं और उस शाखा को हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। मिट्टी के अंदर हम शाखा का वो भाग दबाते हैं जिसके अंदर कम से कम एक या दो पर्व संधियां हों। एक या दो पर्व संधियां हों। मिट्टी के बाद में दबाने के बाद में आगे का जो शीर्ष भाग होता है उसको हम भूमि से ऊपर रखते हैं। जहां पर भी हमने
पौधे के परसंधी वाले भाग को मिट्टी में दबाया, उस भाग के ऊपर हम पानी डालते रहते हैं, उस मिट्टी को नम बनाए रखते हैं। कुछ दिनों के बाद में हम देखते हैं कि जो परसंधियां होती हैं इनसे अपस्थानिक जड़ें विकसित होने लगती हैं। जैसे अपस्थानिक जड़ें विकसित होने लगती हैं तो हम इस शाखा को मात्र पादप से काट करके और दूसरी जगह लगा देते हैं, जिससे एक नया पादप विकसित हो जाता है। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि जैसे कि हमें जल्दी इसकी अपस्थानिक जो जड़ें हैं या मूल हैं इनको जल्दी विकसित करना है, तो जो पर्वसंधियां होती हैं वहां पर वी आकार का 2 से 3 सेंटीमीटर का चीरा लगा देते हैं, जिससे कि चीरे लगे हुए भाग से उसकी जो जड़ें हैं, जो अपस्थानिक मूल हैं, वो जल्दी विकसित हो जाती हैं। तो जो टीलादार विधि है वह उन वृक्षों के अंदर अपनाई जाती है जिन वृक्षों की शाखाएं भूमि के पास होती हैं या भूमि के कुछ ऊपर होती हैं, जिनकी शाखाओं को हम नीचे झुका करके और मिट्टी के अंदर उसके कुछ भाग को दबा देते हैं और कम से कम उस शाखा का 1 या 2 पर्वसंधि वाला भाग मिट्टी के अंदर दब जाना चाहिए। फिर हम कुछ दिनों बाद में देखते हैं तो उन पर्वसंधियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होने लगती हैं। फिर हम उस शाखा को मात्र पादप से अलग करके और दूसरी जगह भूमि पर स्थानांतरित कर देते हैं। दाब लगाना, इसकी पहली विधि हो गई टीला दाब। अब दूसरी विधि है इसकी वायुदाब या गुट्टी लगाना। वायुदाब ये विधि उन वृक्षों के अंदर अपनाई जाती है जिन वृक्षों की शाखाएं भूमि से बहुत ऊपर होती हैं या जिन की शाखाओं को हम नीचे झुका नहीं सकते, नीचे झुका करके भूमि के अंदर दबा नहीं सकते, उन पौधों के अंदर ये विधि अपनाई जाती है। जैसे कि सेब है, अमरूद है, बील पत्तर है, ऐसे पादपों के अंदर ये विधि अपनाई जाती है। इस विधि के अंदर जो ऊंचे वृक्ष हैं जिनकी शाखाएं भूमि से ऊपर होती हैं उनके अंदर ये विधि अपनाई जाती है। इस विधि में जिस भी शाखा से पादप बनाना होता है हम उस शाखा को वलय के रूप में, यानी कि उस शाखा के चारों ओर से जो उसकी भारी छाल होती है उसको हटा देते हैं वलय के रूप में पूरी तरफ से। जहां से भी हमने उसकी छाल को हटाया उस वाले भाग के ऊपर हम जो गीली मिट्टी है, मोस है या रुई है वो चारों तरफ लगा देते हैं। फिर उसके बाद में उसके ऊपर हमने जो मिट्टी लगाई या रुई लगाई, मोस लगाई, वो गिरे न तो उसके ऊपर हम एक कपड़ा बांध देते हैं। तो जो ये भाग होता है सागा का, इसी भाग को कहते हैं गुट्टी। इस गुट्टी को नम बनाए रखने के लिए हम कोई भी ऊपर वाली शाखा होती है उसके ऊपर जल का पात्र इस प्रकार से बांध देते हैं कि गुट्टी के ऊपर जल बूंद बूंद के रूप में गिरता रहता है और गुट्टी गीली बनी रहती है। कुछ दिनों के बाद में हम देखते हैं, लगभग 4 सप्ताह बाद में देखते हैं तो जो गुट्टी वाला भाग है इससे अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होने लगती हैं और ये जो शाखा है एक नए पादप में विकसित हो जाती है। फिर हम इस शाखा को मात्र पादप से काट करके अलग कर लेते हैं और अलग करके भूमि में दूसरी जगह लगा देते हैं। यह जो विधि है आर्थिक महत्व वाले जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं, उनके अंदर अपनाई जाती है
जैसे कि सेब है, अमरूद है, बीज पत्तर है, ऐसे पौधों में विधि बहुत अपनाई जाती है। दाब लगाना, इसके दोनों भाग हो गए, टीला दाब, वायु दाब। टीला दाब के अंदर हम ऐसे वृक्ष जिनकी शाखाएं भूमि के पास होती हैं, उनकी शाखाओं को झुकाते हैं, नीचे दबा देते हैं। और वायु दाब के अंदर ऐसे वृक्ष जिनकी शाखाएं भूमि से ऊपर होती हैं, जिनको हम झुका नहीं सकते, तो उन शाखाओं के ऊपर हम गुट्टी बनाते हैं और उससे एक नया पादप विकसित करते हैं। अब तीसरी विधि है रोपण। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तीसरी विधि है रोपण। रोपण में हम दो अलग अलग किस्म के पादप लेते हैं, उन दोनों पादपों को काट करके उन्हें संयोजित करते हैं और एक नया पादप बनाते हैं। उस विधि को रोपण कहते हैं। तीसरी विधि है रोपण। इस विधि में हम दो अलग अलग पौधे लेते हैं, दोनों पौधों के तनों को काटकर एक दूसरे से जोड़ देते हैं। जिस पौधे का भूमि वाला भाग लेते हैं जोड़ने के लिए, उस भाग को कहते हैं स्कंद। और इस कंद के ऊपर दूसरे पौधे का जो भाग जोड़ा जाता है तने का, उसको कहते हैं कलम। इस विधि के अंदर एक पौधे का जो भाग है तने का कलम और दूसरे पौधे का स्कंद, दोनों भागों को जोड़ करके एक नया पौधा बनाया जाता है। रोपण विधि सबसे अधिक जो आर्थिक महत्व के पौधे हैं उनके अंदर अपनाई जाती है। इस विधि के अंदर हम स्कंद और कलम का उपयोग करेंगे, जो अलग अलग पादपों की लेंगे। जैसे हम कलम को स्कंद के ऊपर लगाते हैं, कलम और स्कंद को हम बांध देते हैं कस करके। जैसे कि हमारे पास एक पादप ये है, दूसरा पादप ये है। इस पादप को हमने काटा, इस पादप की ले ली हमने कलम, ऊपर वाला जो भाग लिया हमने उसको हमने कहा कलम। दूसरा पादप ये है, इसको इसके तने को भी हमने काट दिया। अब इसका जो ये भूमि वाला भाग है जिसके ऊपर हम कलम लगाएंगे, कलम में लगाएंगे जिस भाग के ऊपर, उसको कहेंगे स्कंद। दोनों भागों को जोड़कर कसकर बांध देते हैं। जैसे ही कलम को और स्कंद को बांधते हैं तो कुछ समय बाद दोनों की ऐदाएं आपस में जुड़ जाती हैं। ऐदाएं आपस में जुड़ने के बाद में दोनों के जो संवहन उत्तक होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, वो भी आपस में जुड़े जाते हैं। और जो दोनों पौधे हैं अलग अलग, कलम अलग पौधे की और स्कंद अलग पौधे की, तो दोनों जुड़ करके एक पादप बने जाते हैं। तो दोनों के जो गुण होते हैं एक के अंदर विकसित होने लगते हैं। अब जो रोपण है वो 4 प्रकार से किया जाता है। रोपण को 4 भागों में बांटा गया है। रोपण का पहला भाग है जीव्यारोपण या जीबी रोपण। इस विधि में हम
जो कलम और स्कंद लेते हैं वो समान मोटाई के लेते हैं। जैसे कि एक पादप की हमने कलम ले ली और दूसरे पादप की हमने स्कंद ले ली, तो जो दोनों का व्यास होता है स्कंद और कलम का, कलम और स्कंद दोनों का व्यास या जो मोटाई है समान होती है। इस विधि में हम कलम और स्कंद दोनों के अंदर 5 से 8 सेंटीमीटर का 5 से 8 सेंटीमीटर का वी आकार का चीरा लगाते हैं। जैसे कि हमने कलम के अंदर चीरा लगा दिया वी आकार का, इसको इस प्रकार से हमने काट दिया, ये वी आकार का चीरा लगा लिया। इसी प्रकार से हम स्कंद के अंदर भी वी आकार का चीरा लगाते हैं। इस प्रकार से कलम और स्कंद दोनों के अंदर 5 से 8 सेंटीमीटर का वी आकार का चीरा लगाते हैं। कलम को स्कंद में फिट करके, दोनों को एक दूसरे में जोड़ करके या फिट करके कलम और स्कंद दोनों को कसकर बांध देते हैं। यह हमारी कलम थी। और ये स्कंद। दोनों को हमने, कलम को स्कंद को दोनों को फिट किया एक दूसरे में और दोनों को जोड़ करके कसकर बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद में देखते हैं तो दोनों के संवहन उत्तक एक हो जाते हैं और दोनों एक ही पादप पे बन जाते हैं। तो इस तरह से जीव्यारोपण के अंदर, जीवी रोपण के अंदर हम स्कंद और जो कलम लेते हैं समान मोटाई के लेते हैं, दोनों के अंदर वी आकार का चीरा लगाते हैं और चीरा कम से कम 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई का होता है। कलम को स्कंद के अंदर फिट करके दोनों को कसकर बांध देते हैं। दूसरी विधि है फच्चर रोपण। फच्चर रोपण, इस विधि के अंदर भी हम जो कलम स्कंद दोनों समान मोटाई के लेते हैं। ये हमारे पास स्कंद है और ये दूसरे पादप का ऊपर का भाग जो हम स्कंद के ऊपर जोड़ेंगे कलम, दोनों समान व्यास के लेते हैं, समान मोटाई के लेते हैं। कलम और स्कंद दोनों के अंदर वेज आकार का चीरा लगाते हैं। वेज आकार, नुकीला, जैसे कोई भी नुकीली चीज हो उस तरह से। कलम और स्कंद दोनों के अंदर वेज आकार का चीरा लगाते हैं। कलम को स्कंद में फिट करके दोनों को कसकर बांध देते हैं। यह हमारी कलम थी जिसके अंदर हमने वेज आकार का चीरा लगाया था और ये हमारा स्कंद है जिसमें हमने वेज आकार का चीरा लगाया था। दोनों को हमने एक दूसरे में फिट किया और कसकर बांध दिया। तो इस तरह से फच्चर रोपण के अंदर इसमें वी आकार का चीरा लगाते हैं जीव्यारोपण विधि में, और फच्चर रोपण विधि के अंदर वेज आकार का चीरा लगाते हैं। तीसरी विधि है रोपण की किरीट या मुकुट रोपण। किरीट या मुकुट रोपण। मुकुट या किरीट रोपण।
इस विधि में स्कंद और जो कलम है उनके जो व्यास है उनकी मोटाई अलग अलग होती है। इस विधि में जो कलम होती है उसकी तुलना में जो स्कंद की मोटाई होती है वो कई गुना अधिक होती है। इस विधि में जो स्कंद लेते हैं वो अधिक व्यास का लेते हैं, अधिक मोटाई का लेते हैं। स्कंद स्कंद के ऊपर अब जो दूसरे पौधे के भाग लगाएंगे जिन्हें हम कलम कहते हैं, उन कलम की जो मोटाई है वो स्कंद से बहुत कम होती है। इसलिए हम स्कंद के ऊपर इस विधि के द्वारा एक स्कंद के ऊपर बहुत सारी जो कलम है 2, 3, 4, 5 लगभग इन कलमों को एक साथ लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास स्कंद 1 है, ये स्कंद, इसके ऊपर हमने जैसे कि 3 कलम लगा दी। कलम को स्कंद के ऊपर लगा करके और स्कंद और कलम दोनों को कसकर बांध देते हैं। मुकुट या किरीट रोपण, इस विधि में जो हम कलम लेते हैं वो स्कंद की तुलना में इनका जो व्यास है कलम का वो बहुत कम होता है, इसलिए एक स्कंद के ऊपर हम कई कलम लगा सकते हैं। चौथी विधि कलिका रोपण। कलिका रोपण विधि में हम जो कलम लेते हैं उसके ऊपर कलिका होती है। कलिका कलम पे कलिका होती है। और जो दूसरा भाग अब इस कलम की जो कलिका है इसको हम दूसरे पौधे के स्कंद के ऊपर लगाएंगे। ये स्कंद है। जो हमारे पास स्कंद हमने जिस भी पौधे का लिया उस स्कंद के अंदर हम टी आकार का चीरा लगाते हैं। स्कंद में टी आकार का चीरा लगाते हैं। कलम पर जो कलिका है इस कलिका को काट करके और इस टी आकार के चीरे के अंदर फिट करके इसको बांध देते हैं। हम जो भी कलिका लेते हैं कलम से उस कलिका को जो हमने स्कंद के अंदर टी आकार का चीरा लगाया उस चीरे के अंदर फिट करके कलिका को बांध देते हैं। तो इस तरह से जो रोपण है इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग था जिव्यारोपण जिसके अंदर हमने कलम और स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया। दूसरा भाग था फच्चर रोपण जिसमें हमने कलम और स्कंद के अंदर वेज आकार का चीरा लगाया। तीसरा भाग है मुकुट या किरीट रोपण, इसके अंदर हम जो स्कंद लेते हैं वो कलम की तुलना में बहुत अधिक व्यास का होता है जिसके अंदर हम एक ही स्कंद के अंदर बहुत सारी कलम लगा सकते हैं। चौथा भाग है कलिका रोपण, इसके अंदर हम जो कलम की कलिका होती है उसको स्कंद के अंदर फिट करते हैं, लेकिन जो स्कंद होता है उसके अंदर हम टी आकार का चीरा लगाते हैं। तो जो ये विधियां होती हैं वो सबसे अधिक जो आर्थिक महत्व वाले पौधे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। तो इस तरह से हमने आवर्तबीजी पौधों के अंदर अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट टॉपिक अपना आवर्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन
वह जनन जिसमें अर्धसूत्रण की क्रिया होती है या युग्मक संलयन की क्रिया होती है या निषेचन की क्रिया होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में एक जनक नर और दूसरा मादा। जो नर होता है वो नर युग्मक देता है, मादा मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के युग्मनज बनाते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो वह जनन जिसमें अर्धसूत्रण की क्रिया होती है या निषेचन की क्रिया होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आवर्तबीजी पौधों में जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से होता है। पौधों के अंदर जो लैंगिक अंग है वो पुष्प होता है। पौधों में लैंगिक अंग पुष्प होता है। सबसे पहले हम पुष्प की संरचना देखेंगे। भाई पुष्प किस प्रकार से होता है, इसका नर जननांग कौन सा होता है और मादा जननांग कौन सा भाग होता है। तो सबसे पहले हम पादपों का जो लैंगिक अंग है पुष्प, पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। पुष्प की संरचना जैसे हम पुष्प की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाएंगे। ये पुष्प की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। तो पुष्प के अंदर मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। पुष्प में मुख्य रूप से चार भाग होते हैं और चारों भागों को चक्कर कहा गया है। चारों भागों को चक्कर कहा गया है। सबसे पहला जो भाग होता है, जो सबसे भारी भाग होता है पुष्प का, उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज सभी पादपों में हरे रंग के होते हैं। जो पुष्प के बाहर सबसे भारी हरी संरचना होती है पत्तियों की तरह, उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं, जो सभी पुष्पों में हरे रंग के पाए जाते हैं। बाह्य दल से जो अंदर वाला चक्कर होता है पुष्प का, उसे दल पुंज कहते हैं। दल पुंज या पंखुड़ी, पंखुड़ी भी कहते हैं। ये सभी पुष्पों में जो बाह्य दल पुंज होते हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं, रंगीन होते हैं। दल पुंज से जो अंदर वाला भाग होता है पुष्प का, उसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का जो ऊपर का भाग होता है, जो गोलाकार होता है, फूला हुआ होता है, उसे पराग कोश कहते हैं। और जो नीचे का भाग होता है उसे पूतंतु। परागकोश के अंदर दो पालियां होती हैं। परागकोश में दो पालियां होती हैं। दोनों पालियों को जोड़ने वाली संरचना को योजी कहते हैं। परागकोश, योजी, पूतंतु, ये तीनों मिलकर के पुंकेसर कहलाते हैं। और जो पुंकेसर होता है, जिसे सामान्यतः पुमंग भी कहा जाता है, यह पादपों का नर
जननांग होता है। पुंकेसर या पुमंग ये पादपों का नर जननांग होता है। पुष्प का जो सबसे अंदर वाला भाग है या सबसे अंदर वाला चक्कर होता है उसे जायांग, अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। जो सबसे अंदर वाला भाग है, संरचना है, उसे जायांग, स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। जो जायांग, इसका जो ऊपर वाला भाग होता है जो चौड़ा होता है, खुले मुंह वाला होता है, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के नीचे जो नलिका रूपी संरचना होती है उसे वर्तिका कहते हैं। और नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय ये तीनों मिलकर के स्त्री केसर बनाते हैं। स्त्री केसर या अंडप या जायांग ये पादपों के मादा जननांग कहलाते हैं। पुष्प के चारों भाग हो गए। बाह्य दलपुंज जो सबसे बाहर होते हैं हरे रंग के, जो सभी पादपों के अंदर प्राय ये हरे रंग के ही पाए जाते हैं। दूसरा भाग है दलपुंज जिसको हम पंखुड़ी भी कहते हैं। ये सभी पादपों के अंदर अलग अलग रंगों के होते हैं, रंगीन पाए जाते हैं। जो तीसरा चक्कर है पुंकेसर या पुमंग जो नरजन्नांग होता है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, परागकोश, योजी और पोतंतु। जो सबसे अंदर वाला भाग होता है उसे कहते हैं स्त्री केसर जो पौधों का मादा जननांग कहलाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनके पुष्पों में केवल एक ही जननांग पाया जाता है, या तो स्त्री केसर पाया जाता है या पुंकेसर पाया जाता है। जिन पुष्पों के अंदर केवल एक ही जननांग पाया जाता है, या तो पुंकेसर या स्त्री केसर, ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कि पपीता है, तरबूज है, ककड़ी है। और जिन पुष्पों के अंदर दोनों जननांग पाए जाते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर, ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। जैसे कि मटर है, सरसों है, गुड़हल है आदि। पुष्पों का बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों मिलकर के पुष्प के सहायक चक्कर का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर के पुष्प के सहायक चक्कर, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ये पुष्पों का सहायक चक्कर बनाते हैं जो कि जनन के अंदर सहायता करता है। जैसे कि दलपुंज होते हैं, रंगीन रंग के होते हैं और ये कीटों को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण पुष्पों के अंदर परागण की क्रिया हो जाती है। स्त्री केसर और पुंकेसर ये पुष्प के आवश्यक चक्कर कहलाते हैं। आवश्यक चक्कर कहलाते हैं। तो इस तरह से पुष्प के चारों भागों को 2 चक्रों में बांटा गया, आवश्यक चक्कर और सहायक चक्कर। आवश्यक चक्कर स्त्री केसर और पुंकेसर कहलाते हैं और दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये दोनों मिलकर सहायक चक्कर कहलाते हैं। अब जो पुष्प के सभी भाग है, पुंकेसर हैं, स्त्री केसर है, इन सभी का अध्ययन हम विस्तृत रूप से अगले नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक, धन्यवाद।